ज़िंदगी में दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक रोटी और एक वोटी। और वोटी जब इंसान की ज़िंदगी में आती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। उस बेचारी को रोटियां पकाने पे ही लगा दिया जाता है। लेकिन वो मर्द की भी कीमत बढ़ा देती है ना, जब वो आती है तो मर्द एक इज़्ज़तदार मर्द बन जाता है। जब उसकी ज़िंदगी में एक अच्छी बीवी आती है तो हाँ, शरीफ कहलाया जा सकता है। शरीफ कहलाया जा सकता है, बिल्कुल। उसको माशरे में मुअज़्ज़ज़ कहलाया जा सकता है वो। मतलब और वैसे भी ज़ाहिर है, जब आपकी ज़िंदगी में वोटी आ जाती है तो आपकी ज़िंदगी का मयार, स्टैंडर्ड और रुतबा जो है वो बढ़ जाता है। ये पॉजिटिव बात है। लेकिन जो रोटी है उसकी कीमत खुद ब खुद बढ़ जाती है। और अब यही हुआ है कि रोटी की कीमत बढ़ गई है। कहाँ कहाँ बढ़ी है, क्या हुआ है, इस पर बताइए। तकरीबन पूरे मुल्क में ही, क्योंकि सैलाब की वजह से आटे का बहरान एक जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाएगा आने वाले कुछ वक्तों में। और पहले ही डिमांड सप्लाई की जो सिचुएशन है वो कोई बहुत अच्छी है नहीं। एक सूबे से दूसरी सूबे में जब आटा जाता है या गंदम जाती है तो उसमें भी बड़े मसाइल होते हैं। कहीं बोरियाँ जो हैं वो गायब हो जाती हैं, कहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है। तो मुख्तलिफ चीज़ों की बिना पर रोटी की कीमतें जो हैं अफनान भाइयों ने बढ़ा दी हैं और आटे की शॉर्टेज को वो क्लेम बेसिकली बता रहे हैं उसकी वजह। लेकिन हम चलते हैं पहले लाहौर की तरफ और फिर उसके बाद आपको कराची की तरफ भी लेके जाएंगे। लाहौर से हमारे साथ है मियां शुएब साहब, जो कि हमारे नुमाइंदे हैं और हमें आगाह कर रहे हैं कि वहाँ पर नान भाइयों की क्या सूरत हाल है, आवाम का क्या कहना है और रोटियों की कीमत या नानों की कीमत कहाँ तक पहुँची है। जी, आटे की कीमतों में इजाफे के बाद जो तंदूर मालकान की जानब से भी जो नान और रोटी की कीमत में इजाफे का इंदिया दे दिया गया है। क्योंकि पहले जो शहर भर में जो रोटी थी वो मुख्तलिफ तंदूरों पर कहीं 10 रुपये और कहीं 12 रुपये में मिल रही थी और जो नान है उसकी कीमत 20 रुपये थी। अब क्योंकि आटे की कीमत में इजाफा हुआ है और जो आटे की शॉर्टेज भी है, क्योंकि जो तंदूर मालकान है इनको सरकारी जो आटा है वो मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से रोटी और नान की कीमत में इजाफे का इंदिया दिया गया है। इनकी गुज़िश्ता रोज़ जो ज़िले इंतज़ामिया से बातचीत भी हुई, उन्होंने इनके साथ ये वादा किया कि जो इनको सरकारी जो आटा है सरकारी रेट पर पहुंचाया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त जो नान रोटी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं वो मौजूद हैं। अच्छा मुख्तार साहब बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ आपकी बात भी हुई है, अब इसी कीमत पे आप नान रोटी बेचेंगे या इसको बढ़ाया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमारे सदर साहब जो है मोहतरम आफ्ताब गिल साहब, वो डीसी ऑफिस गए थे, इंतज़ामिया से बातचीत हुई है, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं कि ये आटा और फ़ाइन की बढ़ती हुई कीमत और साथ में गैस की बढ़ती हुई कीमत की वजह से हमारी बस में ये नहीं रहे कि 20 रुपये का नान अफोर्ड नहीं हो रहा हमसे, और 10 रुपये की तो बिल्कुल रोटी जो है वो तो बिल्कुल नहीं हमसे अफोर्ड हो रही। वो बहुत ज़्यादा वो महंगी हो, आटा महंगा होने की वजह से रोटी नहीं हमसे बिक रही। अगर इसकी कीमत बढ़ाई जाती है मुख्तार साहब, तो वो कितना आपने उनको बताया कि रोटी की कीमत कितनी की जाएगी और नान की कीमत कितनी की जाएगी? वो तो जी आटे के डिपेंड पर करता है। इंतज़ामिया अगर कहती है कि हम आपको सरकारी आटा देते हैं तो फिर हम यही रेट पे बेचते रहेंगे इंशाल्लाह। अगर नहीं तो फिर रोटी जो है वो कम से कम 15 रुपये की हो जाएगी और नान जो है 25 रुपये तक चला जाएगा। जी बिल्कुल, इनका आप ये कहना है कि अगर हमें सरकारी आटा फ्राहम किया जाता है तो फिर रोटी 10 रुपये और नान 20 रुपये में देंगे। लेकिन अगर हमें महंगे दामों आटा ख़रीदना पड़ता है क्योंकि गैस की कीमत भी बढ़ गई है, तो फिर हम मजबूरन 15 रुपये की रोटी और 25 रुपये का नान फ़रोख्त करने पर मजबूर होंगे। जी बिल्कुल ठीक है जी। इस आटे के चक्कर में जो आवाम को घाटा होगा ना, उसका मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि क्या क्या होगा और घर का बजट कितना बदल जाएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ों को आपने टाटा करना पड़ेगा। फिर कराची चलते हैं, कराची में गैसुद्दीन है, उनसे पूछते हैं ज़रा, और वहाँ जानते हैं कि भाई आटे की और रोटी की और नान की कीमत का क्या सिलसिला है, क्योंकि कीमत जो है वो कुछ गवर्नमेंट ने जो है वो मुख्तस भी की है। जी गयास बताइए, क्या क्या सूरत हाल है कराची में? कराची में आटे की कीमत ने तारीख़ी बुलंदी को छू लिया है और आटे की कीमत हम देख रहे हैं कि सेंचुरी से अबव हो चुकी है। यानी 100 रन मुकम्मल होते हैं तो हम सेंचुरी कहते हैं, यानी 100 रुपये पूरे हुए तो सेंचुरी हो गई। लेकिन उससे अबव चला गया आटे का रेट। यानी कराची में इस वक्त चक्की का आटे का रेट 130, फाइन आटे का रेट 125 और 2.5 नंबर चक्की के आटे का रेट 120 रुपये किलो है। तो ये इस वक्त का रेट है। लेकिन इसमें अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने कल रात में आटे की कीमत का तयन कर दिया है। एक्स मिल प्राइस यानी मिल से जो आटा फ़रोख्त होगा उसकी कीमत का तयन कर दिया है और इसके साथ साथ जो रिटेल कीमत है आटे की उसका भी तयन कर दिया, यानी 650 और इसके लगभग जो है कीमत का तयन किया गया है। आटे की कीमत में इजाफे को जवाज़ बनाकर ये जो रोटी लगाने वाले लोग हैं, होटल वाले हैं, इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। इस वक्त मैं आई चंद्रिका रोड से मुतसिल एक गली है, खाने पीने की गली है, वहाँ पर जो होटल्स हैं वहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर जो रोटी तैयार हो रही है, ये चपाती तैयार हो रही है, इसकी कीमत अब 20 रुपये हो गई है।
ऐसा ही है? नहीं, 15 रुपये हो गई है। अच्छा, और रोटी तंदूर की 20 रुपये हो गई है। ये सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को, उन्होंने बढ़ा दिए हैं रेट। और ये जो गरम गरम तवा आपको नज़र आ रहा है ना, जितनी तपिश इसमें से निकल रही है उतनी ही तपिश लोगों के अंदर मौजूद है महंगाई को लेकर। ये मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। तारिक भाई, महंगाई है? महंगाई है, आता इतना महंगा हो गया, गरीब आदमी झेल नहीं सकता तो क्या से खाएंगे लोग, कहाँ से खाएंगे? ना गरीब आदमी कमा सकते हैं ना खा सकते हैं, तो क्या करेंगे? अगर 500 कमाने जाएंगे तो रोटी कितनी महंगी है, तो कहाँ से मजदूरी करेंगे? इतनी महंगाई बढ़ेगी, हाथे का आसमान पर बिजली। अच्छा, ये बताएं, इसके पास खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। इन लोगों की बड़ी हिम्मत है माशाल्लाह, ये लोग मेहनत से बनाते हैं, काम करते हैं, इस जगह की गर्मी बर्दाश्त करते हैं। अभी मेरा और आपका यहाँ खड़ा होना ज़रूरी है, लेकिन महंगाई की शिद्दत हमें महसूस हो रही है। किस तरह महसूस हो रही है? कितना खर्चा था और कितना हो गया? बहुत खर्चा डबल हो गया, ट्रिपल से ट्रिपल हो गया। क्या करें, महंगाई इतनी आते पे दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? मुझे बताएं, हर गरीब आदमी मजदूरी करने वाला बच्चों को नहीं खिला सकेंगे, कहाँ जाएंगे? घर का बजट पहले कितना था, अब कितना हो? पहले बचत हो रहा था, पहले 10,000 का, अब तो 20,000 भी पूरे नहीं हो रहे हैं। अब बताएं, जिसकी 15-20 हज़ार तनख्वाह होगी तो खाने बिजली में कहाँ जाएंगे? ये आवाज़ बिल्कुल सही, ये एक आम आदमी की आवाज़ है। और रोटियां यहाँ तैयार हो रही हैं, चपातियाँ भी बन रही हैं, तंदूरी रोटियां भी तैयार हो रही हैं। कीमत पर कोई कंट्रोल नहीं है। प्राइस चेकिंग मैकेनिज़्म जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो चुका है। ज़ाहिर है, जब असिस्टेंट कमिश्नर कराची की जानिब से रेट लिस्ट जारी नहीं होगी और अगर रेट लिस्ट जारी होगी उस पर अमल दरामद नहीं होगा, तो यकीनी तौर पे कोई प्राइस मैकेनिज़्म नहीं होगा हमारे पास और इस पर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। दूसरी अहम बात कि जो दुकानदार शिकवा करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त शिकवा करते हैं। उनका ये कहना है कि अगर चालान जुर्माने होते हैं तो वो हमारे लिए होते हैं, लेकिन जो इस सारे मामले को रेट को बढ़ाने के लोग होते हैं उनके ख़िलाफ़ जुर्माने नहीं होते। तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात ये मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास क़वानीन बने हुए हैं वो बड़े पेचीदा और मुश्किल क़वानीन हैं। तो वो क़वानीन ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं जहाँ पर जो लोग होर्डिंग्स या फिर रेट बढ़ाने में पेश होते हैं, लेकिन रिटेल सतह पर हम चेकिंग शुरू कर देते हैं। आमतौर पर जब सरकार को जगाया जाता है या शिकायत की जाती है अवामी रद्द-ए-अमल के तौर पे कि चीज़ें महंगी बिक रही हैं, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई, रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो कुछ एक दो जगह कार्रवाइयाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन वो मौसर साबित नहीं होती। उसका रीज़न यही है कि अगर सख्त सज़ाएँ होना शुरू हो जाएँ, बड़े जुर्माने होना शुरू हो जाएँ, तो ये प्राइस मैकेनिज़्म को ठीक किया जा सकता है। इसके साथ साथ अब जो कीमत बढ़ती है एक दफ़ा वो रिवर्स नहीं होती हमारे पास। उसका रीज़न भी यही है कि एक मिजाज बन गया हमारा कि अगर कीमत में इजाफा हो गया है तो कीमत को कम नहीं करना अगर उसका रेट कम हो जाए। अब जिस तरह सिंध हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि आटे की कीमत का तयन कर दिया है, तो अब ये सबसे बड़ा मसला है कि उस तयन पर अमल दरामद कौन कराएगा। जब अमल दरामद होगा तो शहर में आपको इसका रिजल्ट नज़र आएगा, अदरवाइज़ महंगाई अपने ज़ोरों पर नज़र आएगी। बिल्कुल ठीक है जी। मतलब तयन तो खैर हुकूमत तो एक सेट कर देगी निर्ख, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो किस तरीके से होगी, उसको कौन इंश्योर करेगा, और फिर उस रेट को अगर कोई वायलेट करेगा तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा। ये तो हमेशा का हमारा मसला है कि हम कवानीन बना देते हैं, लेकिन कवानीन बनाने के बाद फिर हम पूछते नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखते, बस फिर आगे चले जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बड़ा खुश भी होते हैं हम कि कानून बना लिए हमने, हमारी हुकूमत में ये कानून पास हुआ था। भाई पास तो हो गया था, इंसान आम आदमी फेल हो गया, तो ये वाली सिचुएशन हो जाती है। लेकिन तो क्या हम भी आगे बढ़ जाएं? क्या हम भी बस फिर आगे ही बढ़ जाएं? अब हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर रोटी तो खानी है, रोटी खानी है। बिल्कुल, या तो तंदूर का बिजनेस शुरू किया जाए तो उसमें फ़ायदा होगा। मेरा तो ख्याल है आजकल कोई भी बिजनेस शुरू करें तो उसमें नफ़ा नहीं होने लगा, हालात बड़े पतले हैं। मतलब फिर मीडिया में ही रहा जाए, मीडिया में ही रहा जाए, वहीं से कुछ ना कुछ आएगा तो आएगा। बिल्कुल, अब तो लिफाफे भी बंद हो गए, अब तो लिफाफों का कारोबार जो है वो भी उस तरह से नहीं चल रहा है। अपने दुखड़े लेकर हम बैठ गए। छोड़े, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और आपको एक बड़ी खास किस्म की जो है एक एक्टिविटी, एक बड़ा जबरदस्त पॉजिटिव काम। बिल्कुल बिल्कुल बताएं जी। झंग में हुआ ये है कि झंग की खातून है, उन्होंने गरीब बच्चों को तालीम देने का बेड़ा उठाया है और अपना घर स्कूल में तब्दील कर दिया है। और कमाल बात है भाई, जबरदस्त। ये झंग की तरफ आपको लेकर ऐसे भी लोग हैं जी। तो देखते हैं जी कि ये झंग में क्या हो रहा है काम। ये है शहनाज, जिन्होंने झंग के गरीब बच्चों को तालीम देने का बेड़ा उठा लिया और अपने घर को स्कूल में तब्दील कर दिया है। कहती हैं कच्ची बस्तियों में रहने वाले ये गरीब बच्चे हैं जो गलियों और मोहल्लों में फिरते रहते थे। मैंने इनके लिए स्कूल बनाया है। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गली में सारा दिन खेलते रहते हैं, गाली गलोच करते हैं और वालिदैन के पास वसाइल नहीं है कि उन्हें स्कूल में भेजें।
तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फिर ये सेंटर ओपन किया। तो मेरे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चे आने लगे हैं। और अब हमारे सेंटर का ये देखें कि ये लिटरेसी डिपार्टमेंट की कामयाबी ही है कि हमने गवर्नमेंट स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों में तो बच्चे जाते देखे हैं, लेकिन कभी प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट लिटरेसी डिपार्टमेंट में बच्चे आते नहीं देखे। स्कूल को कायम करने का मकसद ऐसे गरीब नादार बच्चों को बुनियादी तालीम देना है जिनके वालिदैन किसी प्राइवेट स्कूल की फ़ीस अदा नहीं कर सकते। इस स्कूल में शहनाज के पास 4 से 8 साल के 50 से ज़ायद बच्चे बुनियादी तालीम हासिल कर रहे हैं। शहनाज के साथ एक और टीचर भी इस घर में बच्चों को पढ़ाती हैं। इनका कहना है कि स्कूल कायम करने का मकसद गरीब और नादार बच्चों को बुनियादी तालीम देना है जिनके वालिदैन किसी प्राइवेट स्कूल की फ़ीस अदा नहीं कर सकते। तालीम हासिल करने वाले बच्चे भी स्कूल कायम होने से खुश हैं। इनका कहना है कि स्कूल ना होने की वजह से हमें बहुत परेशानी थी, मगर अब हम तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरा बाबा मजदूरी करते हैं, हम इधर पढ़ने आते हैं रोज़। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। अब ये हमारे इधर स्कूल खुला है, अब हम इधर पढ़ने रोज़ाना आते हैं। शहनाज का गरीब और मुस्तहिक बच्चों को तालीम देकर बेहतरीन शहरी बनाने का ये अमल तालीम को आम करने और मुआशरे में सुधार लाने के लिए एक मुस्बत कदम है। सैयद ज़िशान रज़ा, हम न्यूज़ झंग। क्या बात है जी, ज़बरदस्त काम किया है माशाल्लाह शहनाज ने। और वाकई इल्म फैलाना जो है वही सबसे बेहतरीन काम है और इसी से माशरे तब्दील हो सकते हैं। बिल्कुल। तो सैल्यूट है हमारा जी शहनाज साहिबा को। और एक और शख्सियत को जाते जाते भी हम सैल्यूट करेंगे, और वो सैल्यूट करेंगे हम पाकिस्तान की। अगर मौसीकी की बात की जाए तो उसमें बिलाशुबा सबसे बड़ा नाम बिल्कुल मलिका तरन्नुम नूर जहां साहिबा। आज जो है वो उनकी सालगिरह मनाई जा रही है। 21 सितंबर 1926 को मैडम नूर जहां कसूर में पैदा हुई थी, और फिर उसके बाद जब उन्होंने गायकी के मैदान में कदम रखा तो बड़ी छोटी उम्र से सारी दुनिया ने माना कि वो कमाल गायिका।